गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी मित्र? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, सब कुशल मंगल होगा और निरंतर अपनी पढ़ाई पूरे जोश के साथ कर रहे होंगे। थोड़ा क्लास को लेके डिस्टरबेंस है, ये 2-3 दिन और होगा, उसके बाद हम लोग फिर लाइव पर डे आपसे जुड़ पाएंगे। फिर भी मैंने यह प्रयास किया कि समय ना खराब हो आप लोगों का। आप लोग बेसब्री से जो मित्र इंतजार करते हैं उनका समय ना खराब हो, तो इसलिए इसको इस फॉर्मेट में आप तक पहुंचाया जा रहा है। आपको उसी मन से देखना है, वैसे ही देखना है। करना क्या है, तो आपको कॉपी पेन लेके जैसे आप रोज बैठते हैं वैसे ही बैठेंगे। और दूसरी चीज, आप कमेंट में उसका उत्तर कर सकते हैं। जो आपका कमेंट बॉक्स ओपन होगा वहां पे उत्तर करिएगा ताकि भटकाव ना हो आपसे। और उम्मीद है आप साथ देंगे। तो चलिए, और बाकी जो आपके क्वेश्चन होंगे आज की क्लास का, तो आप कमेंट में ज़रूर डाल दीजिएगा ताकि जब मैं नेक्स्ट क्लास लूँ तो वहाँ पे आपके प्रश्नों का उत्तर दे पाऊँ। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो हम लोगों का करंट अफेयर सेक्शन है वहाँ से शुरू करते हैं। और इस बार करंट अफेयर को वन लाइनर रखा गया है। और देखिए कि इसमें आपको कितनी सुविधा हो रही है और इसमें आप कितने प्रश्न कर पा रहे हो। तो चलिए, और एक सूचना है कि अगर आप हमारे जीएस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो इस ब्रह्मास्त्र बैच से जुड़ सकते हैं मात्र 999 रुपए में। इसमें आपको लाभ क्या मिलेगा? तो लाभ में ये है कि आपका जैसे निबंध एलटी में है, तो वहाँ इसकी मैं निबंध में की भी तैयारी आपका करवा दूंगा इसी बैच में। इसके अलावा शून्य से हायर लेवल तक जितने भी एग्जाम हैं, यहाँ तक कि आप स्टेट पीएससी में भी बैठते हैं, आरओ एआरओ में भी बैठते हैं, जितने भी एग्जाम है जहाँ जीके जीएस आता है वहाँ ये हर जगह ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा। क्योंकि जो मैं यहाँ लेवल रखा हूँ वह शून्य से लेकर हायर लेवल रखा हूँ। और सभी पक्षों का जितना डायमेंशन बन सकता है जीएस के, उन सभी प्रश्नों को इसमें शामिल करता हूं और उसी के अनुसार उनकी व्याख्या करता हूं काफी सरल शब्दों में, ताकि आपके प्रश्न जो हों, जो मन में आते हों, उनके भी ज्यादातर के उत्तर आपको लाइव क्लास में मिल जाए। तो इसकी लाइव और रिकॉर्डेड क्लास दोनों आपको मिलेगी। ठीक है, चलिए आते हैं आज के प्रश्न में। सबसे पहला प्रश्न है, मैं कुछ समय दूंगा जैसे कि रोज हम लोग करते हैं, और आपको उन समय में इसको सॉल्व करना है। जैसे कि पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश से वस्त्र, प्रसंस्कृत खाद्य और अन्य चुनिंदा वस्तुओं के बंदरगाह आयात पर प्रतिबंध लगाया है? इसके बारे में पूछा जा रहा है कि पहले क्या होता था कि वो डायरेक्ट हम लोगों से व्यापार होता था उनका, लेकिन कुछ ऐसे उन्होंने टिप्पणियां की जो भारत को तोड़ने के जैसा था। तो इस दृष्टिकोण से ये हुआ कि भारत को भी एक छोटा सा प्रत्युत्तर करना चाहिए, चोट पहुंचानी चाहिए कि भारत की क्या हैसियत है। अगर आपको कोई नहीं बोल रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह बहुत कमजोर है। तो जैसे जापान है, चीन है, पाकिस्तान है और बांग्लादेश है। इनमें से आपको बताना है, कुछ समय आपको दिया जा रहा है और आपको पूरे मन से पूरे जोश के साथ वैसे ही बने रहना है क्लास में। और वैसे ही आप सभी मित्र उत्तर करेंगे, वैसे ही सभी मित्र उत्तर करेंगे पूरे मन के साथ। तो इसका जो सही उत्तर है, उसका वह सही उत्तर है बांग्लादेश। हाल ही में बांग्लादेश ने जो टिप्पणी की थी, तो जो भारत का चिकन नेक है, चिकन नेक कौन है कि जब आप भारत का अगर ये मैप देखते हैं तो यहाँ पे जब आते हैं तो ये रीजन जो है पूरा, ये थोड़ा सा सकरा पड़ता है। तो और ये पूरा बांग्लादेश है, यहाँ से ये पूरा क्या है, बांग्लादेश है, और ये रीजन चिकन नेक है। तो एक थियरी है कि अगर आपको नॉर्थ ईस्ट राज्यों से भारत को आप काट देते हो
तो उसके लिए कहाँ पे आपको हमला करना पड़ेगा, इस रीजन में करना पड़ेगा, ये पूरा अलग हो जाएगा। तो बांग्लादेश ने एक ग्रेटर बांग्लादेश का प्लान किया है, उनके सोशल मीडिया पे चल रहा है, और उसके माध्यम से वो क्या कर रहे हैं कि कुछ ये हमारे स्टेट के राज्य, कुछ पश्चिम बंगाल के, ये पूरा लेके वो क्या बना रहे हैं, एक ग्रेटर बांग्लादेश का कंसेप्ट अपने लोगों के दिमाग में डाल रहे हैं, ताकि उनके दिमाग में जब ये विचारधाराएं रहेंगी तो कहीं न कहीं रेडिकल सोच वाले लोग बढ़ेंगे, और वह क्या करेंगे, भारत के खिलाफ खड़े होकर युद्ध जैसी स्थितियां पैदा करेंगे या लेने का प्रयास करेंगे। इसमें जो तुर्की है वह बहुत अहम रोल निभा रहा है ऐसे कृत्यों को करने में, ठीक है। तो इसीलिए भारत ने ऐसा किया कि बांग्लादेश जो है उसके इन सब चीजों पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न में। और ये शेख हसीना के समय हमने उनको यह छूट प्रदान किया था। हाल ही में यह बहुत गौरव का क्षण है कि हाल ही में किस भारतीय राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। विच इंडिया स्टेट हैज रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड अ फुली लिटरेट स्टेट। क्या वह केरला है, क्या वह गोवा है, क्या वह मिजोरम है, या त्रिपुरा है? इनमें से आपको उत्तर करना है, इनमें से आपको उत्तर करना है, सही विकल्प बताना है कि कौन सा राज्य है जो पूर्ण साक्षर हो गया, 100% उसकी लिटरेसी हो गई है। तो ये सरल है, काफी चर्चा में था, मुझे उम्मीद है ये पता होगा आप लोगों को। तो जो सही उत्तर है वह इसका क्या है, मिजोरम है। जो इसका सही उत्तर है, अगर पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे, मिजोरम जो है इसका वह सही उत्तर है। बाकी जो सबसे ज्यादा साक्षर राज्य हैं, अगर उनकी बात किया जाए तो उसमें केरल भी है, दूसरे नंबर पे लक्षद्वीप है, तीसरे नंबर पे वैसे ही यह मिजोरम उस समय भी 2011 की जनगणना में शामिल था। सबसे कम साक्षर राज्यों की बात किया जाए तो बिहार है, स्त्री पुरुष दोनों मामलों में भी बिहार है, ओवरऑल भी बिहार है। बाकी राजस्थान की बात करेंगे तो वहां की भी स्थितियां जो स्त्री शिक्षा को लेके है या पूर्ण शिक्षा को लेके है वह भी क्या है, खराब है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मिजोरम से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डंपा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, डंपा वन्यजीव अभ्यारण्य, तो आपको ध्यान रखना है यह इसी के आसपास सीमा साझा करता है, डंपा वन्य जीव अभ्यारण्य। तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में जीएसटी जागरूकता पहल संडे ऑन साइकिल का आयोजन जीएसटी के कितने वर्ष पूरे होने पर किया गया, यह आपसे पूछा जा रहा है कि जीएसटी जागरूकता पहल को लेकर, क्योंकि जो जीएसटी कलेक्शन है हर साल वह क्या कर रहा है, अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ रहा है। तो इसका दो अर्थ हुआ, पहला कि भारत जो है उसका विकास तीव्र गति से हो रहा है, और दूसरा हुआ कि जो टैक्स पेयर करने वाले लोग हैं वह भी जागरूकता की वजह से वह अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहे हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो इसको और कलेक्शन किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सरकार के पास टैक्स आए, और उस टैक्स के पैसे से वह आधारभूत ढांचा का निर्माण करे, अन्य लोक कल्याणकारी जो कार्य हैं उनको वह क्या कर सके, धरातल पे उतार सके। तो यहाँ आपको बताना है कि यह कितने वर्ष पर संडे ऑन साइकिल का आयोजन किया जा रहा। प्रश्न ऐसे भी पूछ लेगा कि संडे ऑन साइकिल अभियान किसने शुरू किया है, महिला आयोग ने, नीति आयोग ने, ऐसे करके प्रश्न दे देगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो जल्द उत्तर करें आप लोग, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो जो इसका सही उत्तर है वह है कि जो नीति आयोग है यह 7 वर्ष के पूरे होने पे, कितने वर्ष के पूरे होने पे, 7 वर्ष के पूरे होने पे इसको लाया गया है, ताकि क्या किया जा सके, लोगों में इसके प्रति जागरूकता पैदा किया जा सके। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। तो जो इसका सही उत्तर है, सॉरी, वो 8 वर्ष है, 8 वर्ष पूरा होने पे इसको लाया गया था। कब लागू आया था, अगर इसकी हम बात करें तो 1 जनवरी
2015 को 2015 को इसको नीति आयोग को लाया गया था। किसकी स्थान पे लाया गया था? जो हमारा योजना आयोग था उसकी जगह पे इसको लाया गया। प्रश्न है क्यों लाया गया? तो इसलिए लाया गया कि जो नेहरू थे उनका मानना था कि केंद्र जो है वह ज़्यादा सक्षम है, और इसलिए अगर उसको कोई योजना बनानी है, राज्य स्तर पे कोई योजना लागू करनी है, तो जो योजना आयोग के सदस्य हैं वो इतने कैपेबल हैं कि बिना उस जगह पे जाए, वहाँ की वास्तविकता को समझे बिना वह एक बेहतर योजना का क्रियान्वयन कर सकते हैं। और यह जो मॉडल है इसको कहा जाता है टॉप टू बॉटम। क्या? टॉप टू बॉटम। और इसी ढांचे को बदलकर नीति आयोग की स्थापना किया गया, जिसका उद्देश्य क्या था? बॉटम टू टॉप, मतलब जो योजना बनेगी वह नीचे से शुरू होगी और उसके बाद ऊपर तक जाएगी। मतलब जो राज्य हैं वो अपना पक्ष रखें, उनके यहाँ क्या क्या समस्याएं हैं, और अगर ऐसा कुछ योजना बनता है तो वह बेहतर होगा, तो वो जो सुझाव देते हैं उसके आधार पे नीति आयोग निर्माण करता है। तो यह इसकी वजह से नीति आयोग जो है वह ज्यादा इफेक्टिवली काम करता है। तो यह दोनों में अंतर था जिसके लिए इसको लाया गया। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि भारत का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है। और जो निबंध वाले मित्र हैं, ग्रीन ऊर्जा पे निबंध लिखने के लिए हो सकता है आपके सब्जेक्ट में पूछ ले, तो वहां पे ये डेटा आपके काम का है। तो जैसे समय समय पे जो करंट अफेयर निबंध के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे तो उनको भी मैं बताता चलूंगा, आप वहां पे उनको नोट करते हुए डेटा चलिए, ताकि जब आप निबंध लिखोगे तो वहां पे आपको मदद मिल सके। क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा जो है, सौर ऊर्जा, ये सब बहुत ज्यादा चर्चा में रहते हैं और सामान्यतः यहाँ से एक प्रश्न निबंध का बनता ही है। तो हो सकता है ऐसा पूछ ले ना। तो आपको ऐसा अभी से दिमाग में रखना है कि हमें एलटी ग्रेड में जाना है, कहाँ जाना है, तो हमारी तैयारी का स्तर क्या होना चाहिए, वह कैसे है ना, इन सबको आपको ध्यान रखना है। तो भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक 100 गीगावाट परमाणु क्षमता प्राप्त करने का है? क्या वह 2032 है, या 2038 है, या 2042 है, या वर्ष 2047 है? इसके बारे में आप सभी मित्रों को बताना है। इसके बारे में आप सभी मित्रों को बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। आज आप लोगों ने कहा था उस दिन टफ हो रहे थे प्रश्न, तो मैंने कहा कि चलिए एक थोड़ा हल्के प्रश्न रखा जाए। जब लाइव आएंगे तो वहां पे जो टफ प्रश्न होते हैं फिर उनको सॉल्व करने का मजा अलग होता है। तो जो इसका सही उत्तर है याद रखिएगा, वह 2047 है। कितना है? जब हम विकसित राष्ट्र बनेंगे तो उस समय 2047 वो टारगेट है। तो उस विकसित राष्ट्र के दौरान हम कितना निर्माण करेंगे? 100 गीगावाट। और यह ऐसा समझ लीजिए, ऊर्जा क्या होता है, यह धमनियों की तरह, जैसे शरीर में रक्त धमनियों में बहता है, सिराओं में बहता है, वैसे ही ऊर्जा का काम होता है पूरे राष्ट्र निर्माण में। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने कैंपस कॉलिंग पहल शुरू किया है? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं क्यों कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि ऐसे प्रश्न जो हैं गलत होने के आपके चांस ज्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई इशारा इनपुट नहीं मिलता है। तो इस आधार पे इनको भी आपको ध्यान रखना। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं कि जो कोई इनपुट नहीं देते हैं तो सॉल्व करने में कठिनाई होती है। तो हाल ही में किसने कैंपस कॉलिंग की शुरुआत की है? क्या वह मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, या राष्ट्रीय महिला आयोग है, या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, या नीति आयोग है? कैंपस कॉलिंग मतलब शिक्षा उच्छा से, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि इसको किस मंत्रालय के द्वारा या किसके द्वारा इसको शुरू किया गया है। अगर उसकी बात किया जाए तो आप क्या बताओगे? अगर उसकी बात किया जाए तो इसका जो सही उत्तर है, उम्मीद है आप लोगों ने दे दिया होगा। इसका जो सही उत्तर है वह क्या है? राष्ट्रीय महिला आयोग। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा क्या शुरू किया गया है? तो वह कैंपस कॉलिंग पहल की शुरुआत की गई है। क्यों की गई है? तो महिला आयोग अगर महिलाओं से संबंधित लाएगा तो इसका उद्देश्य ही होगा महिलाओं की सुरक्षा प्रदान करना, उनको सशक्तिकरण प्रदान करना। तो उसी से रिलेटेड कहाँ पे? कैंपस में।
तो कैंपस कॉलिंग अभियान शुरुआत महिला आयोग ने किया है, महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनका सशक्तिकरण करने के लिए किया गया है, तो इसको भी आप ध्यान रखोगे। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर करना है। हाल ही में एथलीट जो है नीरज चोपड़ा को प्रादेशिक सेना में कौन सी मानद उपाधि दी गई है? यह काफी चर्चा में रहा है और हमारे लिए सम्माननीय है भी। ये एकमात्र गोल्ड मेडलिस्ट हैं अपने क्षेत्र के। तो आपको बताना है हाल ही में एथलीट नीरज चोपड़ा को प्रादेशिक सेना में कौन सी मानद उपाधि दी गई है? क्या ब्रिगेडियर की दी गई है, क्या कर्नल की दी गई है, क्या लेफ्टिनेंट कर्नल की दी गई है, या मेजर की दी गई है? इसमें आपको उत्तर करना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। कभी कभार ऐसे प्रश्न चौंकाने वाले भी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इसको यहाँ पे शामिल करने का उद्देश्य यही मेरा है कि कई बार एग्जामिनर चेक करता है ना कि हम कर कैसे रहे हैं, उसको साल कितना हमारी नज़र करंट अफेयर में बनी हुई है, हम एक्टिव होके कितना अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वह क्या होगा? इसका जो सही उत्तर है वह क्या होगा? तो ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर दिया गया है, तो जो इसका सही उत्तर है वह लेफ्टिनेंट कर्नल। इसका लेफ्टिनेंट कर्नल जो है उस पद से इनको मानद उपाधि प्रदान की गई है सेना में। तो इसको भी आपको ध्यान रखना। ऐसे ही पद जो है महेंद्र सिंह धोनी को दिया गया है। तो समय समय पे ऐसे ख्यात प्राप्त व्यक्ति को उनकी उपलब्धिता, जो उनकी उपलब्धि रही है, उसको देखकर सम्मानित किया जाता है। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं अगले प्रश्न में। हाल ही में भारत ने ड्रोन हमलों से, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस टेक का। आपके करंट अफेयर के प्रश्न में साइंस टेक का एक अच्छा खासा पोर्शन होता है जहां से प्रश्न आते हैं, और यह काफी चर्चा में था, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न है, हाल ही में भारत ने ड्रोन हमलों से निपटने हेतु किस रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? रिसेंटली इंडिया हैज सक्सेसफुली टेस्टेड विच डिफेंस सिस्टम टू डील विथ ड्रोन अटैक्स? इसके बारे में पूछा जा रहा है। क्या वह त्रिशूल है, क्या वह कवच है, क्या वह भार्गवास्त्र है, या ब्रह्मास्त्र है? बाकी आप लोगों ने देखा कि अब जो लड़ाई लड़ी जा रही है, मैं इस तरफ आ जा रहा हूं, जो लड़ाई अब लड़ी जा रही है वह दो क्षेत्रों पे टिक गई है। अब आप फिजिकल जरूरी नहीं है कि आमने सामने आके लड़ो और उसके माध्यम से युद्ध जीतो। अब है कि आपके पास टेक्नोलॉजी में एज कितनी है, टेक्नोलॉजी के आधार पे आप कितनी लड़ाई जीत सकते हो। और दूसरा है इंफॉर्मेशन वारफेयर। इंफॉर्मेशन आपके पास जो दुनिया तक पहुंचाने का नरेटिव सेट करना हुआ, वह आपके पास कैसे है। अगर हम भारत पाकिस्तान की तुलना करें इन दोनों मानकों में, तो टेक्नोलॉजी के मामले में तो हम लोग उनसे बहुत आगे हैं, लेकिन नरेटिव सेट करने में, इंफॉर्मेशन वारफेयर में, हकीकत है हम पाकिस्तान से बहुत पीछे हैं। इसलिए हमेशा भारत अच्छा करता है और उसको पूरी दुनिया तक ना पहुंचा पाने के कारण आलोचनाओं का शिकार होना पड़ता है या गलत दृष्टिकोण से देखा जाता है। और पाकिस्तान गलत करते हुए भी बेचारा बनकर दुनिया के सामने आता है, और आईएमएफ के द्वारा जैसे उसको लोन दे दिया गया, अमेरिका के द्वारा उसको विशेष रियायत दे दिया जाना, मतलब ओसामा बिन लादेन उसके यहाँ मिल रहा है, उसके बावजूद भी अमेरिका उसके साथ कैसा ट्रीट कर रहा है। तो ये नैरेटिव सेट करना होता है, और इसीलिए वर्तमान गवर्नमेंट जो है इसी नैरेटिव को तोड़ने के लिए, इंफॉर्मेशन में भी एज हासिल करने के लिए अभी कुछ सांसदों का डेलीगेशन हम विभिन्न देशों में भेज रहे हैं। यूरोप गए हुए हैं, अमेरिका जाएंगे, तो वहां वो यही करेंगे, भारत का पक्ष रखेंगे, भारत के बारे में बताएंगे कि भारत की क्या सोच है, भारत की क्या उम्मीद है, भारत चाहता क्या है, और जो ऑपरेशन सिंदूर है उसकी सफलता असफलताएं क्या हैं, इन सब के बारे में किया जाना बहुत जरूरी था। तो एक इसको आप अच्छा कथन, मतलब अच्छा कदम मान सकते हैं ना। तो इसका जो सही उत्तर है वह भार्गवास्त्र है। कौन सा है? भार्गवास्त्र है। और ड्रोन की बहुत अहम भूमिका रही है। मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी की वजह से हम उनसे बेस्ट हैं, और उनके जितने ड्रोन हैं लगभग हमने मार गिराए थे। कारण यही था कि हमारे पास ऐसे अस्त्र शस्त्र थे। और एक और नाम याद रखना, आकाश तीर का।
इसका आकाश तीर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इसके माध्यम से भी हमने कई उनके मिसाइलों को क्या किया है, डिस्ट्रॉय किया है। बाकी आकाश के बारे में आपको पता है और S-400 के बारे में भी आपने चर्चा सुना था, लेकिन इनको आकाश तीर और भार्गवास्त्र, ये दो चीजों को भी आपको विशेष रूप से याद रखना है। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पे। भारत का पहला, क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर करना है। भारत का पहला मानव युक्त गहरे महासागर मिशन किस वर्ष तक 6000 मीटर जो है 6000 की गहराई पे लॉन्च किया जाएगा? क्या है? भारत का पहला मानव युक्त गहरे मिशन के लिए है यह। क्या वह 2025 है, क्या 2026 है, क्या 2027 है या 28 है? इसके बारे में बताना है। इंडिया फर्स्ट मैन्ड डीप मिशन will be launched to a depth of 600 meters by the end of each year। तो किस वर्ष तक हम ऐसा करेंगे? यह प्रश्न क्यों जरूरी है? यह प्रश्न क्यों जरूरी है? क्योंकि कोई भी देश, देखिए पावर जो होती है यह दो प्रकार की होती हैं, एक हार्ड पावर होता है, एक सॉफ्ट पावर होता है। और अमेरिका हार्ड पावर सॉफ्ट पावर दोनों में मास्टर है, इसलिए वह गलत भी करता है, उसकी बुराई पूरे दुनिया के सामने छिप जाती है। लेकिन अब जो ऐसा इंफॉर्मेशन का दौर आ गया है, इतना आसानी से उसकी बुराई नहीं छिप सकती है। और समय समय पे भारत हुए, अफ्रीका हुए, एस जयशंकर साहब जो हमारे हैं, उन्होंने अमेरिका को बराबर एक्सपोज किया है। जब हम हार्ड पावर की बात करते हैं तो यह मिलिट्री पावर होता है, और जब हम सॉफ्ट पावर की बात करते हैं तो उसमें शिक्षा, ज्ञान, नवाचार, तकनीक, ये सब चीजें आती हैं कि आप इस क्षेत्र में कैसे प्रगति करते हैं। और उसके आधार पे, वही मैंने कहा ना कि उसके आधार पे आप अपना नैरेटिव दुनिया के सामने कैसे रखते हैं, कैसे सेट करते हैं, भारत की प्रगति को दुनिया में कैसे देखा जाता है। तो उसी से रिलेटेड है कि ये सब मिशन भी जरूरी हैं, अनुसंधान के विषय हैं, क्योंकि हमने पृथ्वी पे काफी खोज कर लिया है, जो कर लिया है, अंतरिक्ष में हमारी अच्छी उपलब्धि रही है, लेकिन महासागर आज भी ज्यादातर देशों से अछूता रहा है। और यहाँ पे रेयर अर्थ मेटल बहुत ज्यादा मात्रा में है। रेयर अर्थ मेटल ऐसे होते हैं जो आने वाली जो टेक्नोलॉजियां हैं उसके भविष्य हैं, जैसे सुपर कंप्यूटर का निर्माण करना है तो वहां पे जो कंपोनेंट यूज होते हैं वो रेयर अर्थ मेटल से यूज होंगे। आप बैटरी पे पूरे मतलब ऊर्जा के लिए, सौर ऊर्जा बैटरी पे चलना चाहते हो तो वो जो बैटरी का मेटल होता है, लिथियम हुआ या जो ऐसे अन्य तत्व हुए, वह रेयर अर्थ मेटल में आते हैं। आप सोचिए इनकी क्या भूमिका आगे आने वाले समय में हुई। सेमीकंडक्टर जो बनाएंगे वहां पे इनकी भूमिका होती है। तो इन सब का यह मानना है कि जो समुद्र है वहां पे ये चीजें हैं, तो हम वहां पे इसका एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, देश के विकास में इस चीज का भी योगदान लेंगे। तो जो इसका सही उत्तर है वह 2026 है। 2026 तक हम कितना जाएंगे, 6000 मीटर, मतलब 6 किलोमीटर नीचे गहराई तक जाएंगे, वहां समुद्र का अध्ययन करेंगे, देखेंगे कि चीजें वहां पे कैसे कार्य कर रही हैं। फिर है हाल ही में, क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में कहा 12 दिवसीय सरस्वती पुष्करालु शुरू हुआ है? 12 दिवसीय पूछा जाएगा आपके कि सरस्वती पुष्करालु पूजा जो है यह किस राज्य में होता है, यह कहाँ की परंपरा रही है, ऐसे पूछा जाता है ना। तो आप बताओगे क्या वह हरियाणा है, क्या वह उड़ीसा है, क्या वह केरल है या वह तेलंगाना है? क्या है, इसके बारे में आप सभी मित्रों को उत्तर करना है। इसके बारे में आप सभी मित्रों को उत्तर करना है। जो इसका सही उत्तर है वह क्या है? तो जो यह इसका सही उत्तर है वह तेलंगाना है। वहां पे यह 12 दिवसीय शुरू किया गया है। तो सरस्वती पुष्करालु कहाँ पे आयोजित किया जाता है? तो यह तेलंगाना में किया जाता है। इसको आप ध्यान रखोगे। उम्मीद है चीजें एकदम क्लियर हो रही होंगी। प्रश्न वैसे ही हैं, टफ थोड़ा इसलिए नहीं किया हूं कि हम लाइव नहीं जुड़े हैं, बाकी स्टैंडर्ड वैसे ही रखे गए हैं। और उम्मीद है 3-4 दिन जो ये डिस्टरबेंस है आपको ज़्यादा नहीं होगा। फिर जब हम लाइव मिलेंगे तो वहाँ पे फिर हम और ऐसे ही जो अवधारणात्मक प्रश्न हैं उन पे सॉल्व करने पे बल देंगे। तो और जो मित्र देख रहे हैं उनसे भी नहीं कहा गया, अभी तक जुड़े हैं तो प्लीज़ वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और हो पाए तो एक छोटी सी मदद ये है कि आप इसे शेयर जरूर करेंगे ना। इतना आपको करना है, वीडियो लाइक जरूर करेंगे, ये मत भूलना।
चलिए, अब है हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता किस देश की मध्यस्थता में आयोजित की गई? रिसेंटली द न्यूक्लियर टॉक्स बिटवीन द यूएस एंड ईरान वेर हेल्ड अंडर द मेडिएशन ऑफ विच कंट्री? क्या वह सऊदी अरब है, क्या वह तुर्की है, क्या वह ओमान है, या कतर है? क्योंकि जो ईरान है या जो मध्य एशिया के जितने भी देश हैं वह कसम खाए बैठे हैं कि हम इजराइल को क्या कर देंगे, उसके अस्तित्व को ही समाप्त कर देंगे, और सच में ऐसा ये कर भी सकते हैं। और इसमें जो है दो देश मुस्लिम जगत के नेता बनने की, तीन देश कोशिश कर रहे हैं। उसमें एक सऊदी अरबिया है, दूसरा तुर्की है, और तीसरा ईरान है। जो ईरान है वह दुनिया का सबसे बड़ा शिया बाहुल्य देश है। तो एक तरफ वह मुस्लिमों का नेता बनना चाहता है, सुन्नी गुट का जो है वह सऊदी अरबिया है। बात तुर्की की करें तो थोड़ा इनको टेक्नोलॉजी एज इन दोनों देशों से ज़्यादा हासिल है, और नेटो के भी यह सदस्य हैं। तो यह इस खलीफा वाला जो इनका पुराना समय है उसके आधार